वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 18 जून और हम कवर करेंगे 18 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में रज पर्व मनाया गया है? तो बताइए किस राज्य में रज पर्व मनाया गया है। देखिए, रज पर्व नाम सुन के आप लोग सभी लोग राजस्थान पर टिक लगा दोगे, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ओडिशा की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में ये जो पर्व है ना, वो मानसून की शुरुआत तथा धरती माता जो होती हैं यानी कि भूदेवी, उनकी पूजा की जाती है इस त्योहार में। तो इस पर्व में क्या होता है, मैंने अभी ये भी आपको बताया, मानसून की शुरुआत होती है और धरती माता यानी भूदेवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और इसमें जो चौथा दिन होता है वो धरती के स्नान का दिन होता है। इसी कारण 3 दिनों तक कृषि जैसे कोई भी कार्य नहीं होते, जैसे कि खल जोतना, बोतना, ये सारे काम नहीं होते हैं। फसल की बुवाई, खेत को जोतना, कटाई, ये कुछ नहीं होता है इन 3 दिनों में। और इन 3 दिनों में ये राज पर्व मनाया जाता है, या फिर इसे राजा पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राजा पर्व भी इसको बोलते हैं। अब यदि बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा ये रहा भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश संजू पांडा हैं। लोकसभा की सीट 21 है और राज्यसभा की सीट 10 है। अब उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो देखिए, भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। साथ ही साथ सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में यदि बात की जाए तो एक क्या है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, सभी को वो बंदरगाह क्या करना है? याद रखना है। तो पारदीप बंदरगाह उसका नाम है। क्या नाम है? पारदीप बंदरगाह। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो निर्यात है ये जापान को करता है। किसको करता है? ये जापान को निर्यात करता है। तो ये थे उड़ीसा के बारे में जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब उड़ीसा की यदि बात की जाए, उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? तो ओडिसी यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। तो ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश क्या हो गया है? सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। लेकिन किसके तहत? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने वाले सबसे ज़्यादा राज्य बन गया है। अब रिसेंटली क्या किए गए आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके अनुसार 57,000 ग्राम पंचायतों में से 57,12,975 श्रमिकों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। देखिए, ये ग्राम पंचायत है और ये व्यक्तियों की संख्या है यानी कि श्रमिकों की संख्या है। तो इतने श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में अब तक रोजगार मिल चुका है। अब यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ये रहा। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल इसके राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। राज्यसभा की सीट 31 हैं। लोकसभा की सीट 80 हैं। अब यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप की पॉइंट बना कर लिख सकते हो या फिर रिमार्केबल पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? टीम 11 की स्थापना उत्तर प्रदेश ने की थी। ठीक है। 11वीं हॉकी इंडिया महिला सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। सभी जिलों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश की कोविड-19 की ऐप है। पूल परीक्षण सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किए थे। एक दिन में सबसे अधिक खाद्य सामग्री का जो रिकॉर्ड है वो भी उत्तर प्रदेश के नाम पर है। तो इतना तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब यदि बात की जाए मनरेगा योजना यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अब ये क्या है? ये 7 सितंबर 2005 में लागू की गई थी। कब? 7 सितंबर 2005 में लागू की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार ऐसे लोगों को उपलब्ध कराना जो लेबर वर्क करते हैं, यानी कि
जो बेलदारी वगैरह करते हैं और उन्हें दिन का 220 रुपये पर डे मिलता है या उससे कम मिलता है, उन सभी को ये 100 दिन का क्या करेंगे, रोजगार की बात कराएंगे। अब यदि बात की जाए, रिसेंटली बजट पास हुआ है 2020 से 21 में, तो इस बजट में इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, तो 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए जारी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त होती हैं। तो अब आप लोग क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, अब समझना है, नॉलेज को गेन करना है। पढ़ते समय एग्जाम में पास होने के लिए हम लोग को नॉलेज गेन करना है, हम लोग को परफेक्ट बनना है, ऑलराउंडर बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री केयर फंड की ऑडिटर सार्क एंड एसोसिएट्स को चुना गया है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो देख ली, रिसेंटली एक सार्क एंड एसोसिएट कंपनी है जिसको क्या चुना गया है, पीएम केयर फंड का ऑडिटर चुना गया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो सुनील कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत। तो इस फंड के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली स्थित सार्क एंड एसोसिएट को ऑडिट नियुक्त किया है। अब यदि बात की जाए तो यही कंपनी वर्ष 2019 से PMINRF यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की भी ऑडिटर बनाई गई है, यानी कि अब ये 3 वर्ष के लिए क्या बनाई गई है, ऑडिटर बनाई गई है, पीएम केयर फंड्स और पीएम राष्ट्रीय राहत कोष फंड की। तो ये दोनों चीज़ें की क्या बना दी गई है, ऑडिटर बनाई गई है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, सुनील कुमार गुप्ता हैं। और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं सुनील कुमार गुप्ता को देख लीजिए आप लोग। ये हैं सुनील कुमार गुप्ता जो कि इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसने शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो देखिए सखरियार मोहम्मदिरोव, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने रिसेंटली क्या जीता है, शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब यदि बात की जाए ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अजरबैजान के रहने वाले हैं। तो यदि बात की जाए कहाँ के रहने वाले हैं, अजरबैजान के रहने वाले हैं। और यदि बात की जाए शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की, तो इसे जो है वो शारजहां सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, और इसकी जो मेज़बानी है वो ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो कमेटी ये करवाती है, शारजहां सांस्कृतिक और शतरंज क्लब ये जो आयोजित करवाती है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासमी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बात हमारी बात हो गई शारजहां के बारे में। अब यदि बात की जाए रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप, ये किसने जीता है, सैफ अंगद सिंह राणा ने जीता है। वर्ल्ड फूड अवार्ड किसने जीता है, रतन लाल ने जीता है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शोभा शेखर ने जीता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए, जावेद अख्तर बन गए हैं। तो ये सारे अवार्ड अभी आपको रिसेंटली याद रखना है ताकि आप लोग का रिविजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए हैं शाखरियार मोहम्मदिरोव जो कि अजरबैजान के हैं। अब अजरबैजान के हैं तो अजरबैजान की हम बात करेंगे। ये रहा अजरबैजान, इस साइड से यानी कि नॉर्थ की साइड से रसिया लगा है, जॉर्जिया लगा है, यहाँ पर आर्मेनिया लगा है, और यहाँ पर क्या कैस्पियन सागर है, और नीचे साइड अगर देखा जाए तो ये यहाँ के कुछ इसका पार्ट है अजरबैजान का। इसकी राजधानी क्या है, बाकू है। राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव हैं। प्रधानमंत्री आयतुल राशिदादे हैं। मुद्रा इसकी मन्नत हो जाएगी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसने की है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों को बताना है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको जो मंत्रालय दिख रहे हैं उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसने की है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खेल मंत्रालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो खेल मंत्रालय ने क्या किया है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि KISCE की स्थापना की है। अब ये क्यों किया है, तो पूरे देश में एक मजबूत खेल तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत ये किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भारत के 8 राज्यों में जो कि जहाँ पर सरकारी स्वामित्व वाले क्या हैं, सुविधा केंद्र हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। फिर से सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। ये 8 राज्य हैं जहाँ पर स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और किसके द्वारा की जा रही है? खेल मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। खेल मंत्रालय में यदि बात की जाए, खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू इस समय क्या है? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। ये सोसाइटी किस शहर में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद में है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिन्होंने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है रिसेंटली। इसका पूरा नाम यदि आपको बताया जाए तो इसका पूरा नाम है प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड है। अब यदि इस अवार्ड की बात की जाए तो ये सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक फेमस है। यानी कि यदि देखा जाए वर्ष 2020 के लिए क्या है? सबसे अधिक क्या है? फेमस अवार्ड है किसके लिए? प्राकृतिक सम्मान के लिए। अब इसकी जो घोषणा है वो फाउंडेशन के CEO ने की थी और उनका नाम क्या है? ओलिवियर वेंडेल है। अब यदि बात की जाए ये किसको दिया जाता है और क्यों दिया गया है, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपना गहन वर्क करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और अपना जीवन उसके लिए क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये फाउंडेशन इस अवार्ड से नवाजा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि बात की जाए हैदराबाद, तो ये तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना के बारे में हम बात करेंगे। तो तेलंगाना भारत के मैप में ये रहा, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। टी सौंदर्यराजन इसके राज्यपाल हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 हो जाएंगी और लोकसभा की सीट कितनी हो जाएंगी? 17 हो जाएंगी। अब यदि बात की जाए यहाँ पर तेलंगाना की या फिर हैदराबाद की, तो हैदराबाद से आपको एक याद रखना है, इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा वाला अस्पताल किस शहर में खोला जाएगा? अस्पताल बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बोलना ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एक तरीके का अस्पताल बनाया जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में बनाया जा रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब यदि इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होगा? 10,000 बेड होंगे और इसका जो एरिया है वो 22 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, यानी कि इतने बड़े एरिया में बनाया जा रहा है। इसी कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा देने वाला अस्पताल बन जाएगा। अब ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 10,000 बेड होंगे और 200 से अधिक हॉल होंगे। और यदि बात की जाए तो ये किसको बनाया जा रहा है या किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? तो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है, उसी को ये बनाया जा रहा है। किसको? राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है, उसको क्या किया जा रहा है? कन्वर्ट किया जा रहा है कोविड-19 हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत ही बड़ी पहल है दिल्ली सरकार द्वारा, क्योंकि इतने सारे मरीजों के लिए इतनी सारी सुविधा करना काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे न्यूज़ में काफ़ी आ रही होंगी चीज़ें कि जो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं उनको अच्छे से सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही नॉलेज दी है कि राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 केयर फैसिलिटी में बदला जाएगा। ये 22 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। इसमें 10,000 बेड के साथ 200 से अधिक हॉल भी शामिल होंगे। अब यदि बात की जाए नई दिल्ली, तो ये रहा नई दिल्ली, कैपिटल है हमारे इंडिया की। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोबड़े हैं। DN पटेल हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट यहाँ पर 7 हो जाएंगी। हाल ही में किसने भारत को $750 मिलियन के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया है? भारत को अतिरिक्त मदद की घोषणा की है। और कितने अतिरिक्त मदद की? तो $750 मिलियन अतिरिक्त मदद की घोषणा की है। अब यदि AIIB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई थी। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति कौन है इसके? जिन इसके राष्ट्रपति हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है लोन है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि बात की जाए तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $177 मिलियन का लोन दिया था भारत को। किसके लिए? रोड इम्प्रूवमेंट के लिए। वो भी कौन से स्टेट के लिए? महाराष्ट्र के स्टेट के लिए। दूसरी बात, यदि देखा जाए
तो वर्ल्ड बैंक ने 88 मिलियन का लोन दिया था। किसके लिए? असम में हमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसके लिए। और यदि बात की जाए उसके बाद फिर से वर्ल्ड बैंक ने 210 मिलियन का लोन दिया था। किसके लिए? महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फिर से हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 82 मिलियन का, यानी कि 585 करोड़ का। किसके लिए? हिमाचल प्रदेश की रोड के लिए। उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड बैंक से ही लोन लिया 450 रुपये का। किसके लिए? अटल भूजल योजना को सपोर्ट करने के लिए। फिर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 80 मिलियन का। तो वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने फिर से किस लिए लोन लिया? हिमाचल प्रदेश के क्या कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए। फिर हमने एडीबी से लोन लिया 346 मिलियन का। किसके लिए? तो महाराष्ट्र में जो रिलायबल पावर कनेक्शन है उसके लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लेते जा रहे हैं? लोन लेते जा रहे हैं, कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं, कर्जा क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी और भी लोन हैं जो कि इस महीने में गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के क्वेश्चन थे कुछ आप लोग के लिए, और ये कल का क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कैसे बनाया गया है? तो इम्तियाज़ उर रहमान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है? स्टडी करनी है। कल से और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आप लोगों को बस अब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसी करनी है कि अब आप लोगों को सिर्फ याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। अब आप लोग क्या कर चलना है? नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज बढ़ानी है अपनी। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जितने भी भारत अभी इस मंथ में पहला कोई हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।